सदियों से लोग स्ट्रेंज एनकाउंटर्स के बारे में बात तो करते आ रहे हैं, लेकिन खुलकर नहीं। कई घटनाएं ऐसी हैं जहां रात के अंधेरे में इंसान, शिप्स और हवाई जहाज गायब हो गए। हो सकता है कि इनके पीछे खराब मौसम एक वजह हो, लेकिन हम इसके पीछे सुपर नेचुरल फोर्स या एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल्स का हाथ होने की बात से भी इनकार नहीं कर सकते। एलियंस द्वारा अपहरण की घटना असल में पृथ्वी पर सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग और डरावनी घटनाओं में से एक है, जिसे याद कर विक्टिम्स की रूह कांप जाती है। गायब होने की पिछली घटनाओं में भयानक बरमुडा ट्रायंगल लंबे वक्त से ऐसी डरावनी कहानियों का मेन सेंटर रहा है, जहां पूरा का पूरा शिप बिना कोई निशान छोड़े गायब हुए, प्लेन्स रडार की पकड़ में नहीं आए और जो लोग इसके पास जाते वो कभी वापस नहीं लौटे। ठीक इसी तरह अलास्का ट्रायंगल कई अजीब तरीके से गायब होने की घटनाओं के लिए मशहूर है। पिछले कुछ सालों में इस जगह से करीब 16,000 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट्स मिली, लेकिन ऐसी ही एक और जगह है जो अलास्का ट्रायंगल से भी बड़ी है, जहां से बरमुडा ट्रायंगल से ज्यादा लोग गायब हुए। लेकिन आज हम इनकी नहीं बल्कि प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में मौजूद एक और डरावने ट्रायंगल की गहराई में जाने वाले हैं, जिसे ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, जो जापान के पास मौजूद है। इसका भयानक रूप हमें ये सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या नेचर के अलावा और भी कुछ है जो काम कर रहा है, शायद एलियंस। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। जापान के सदर्न कोस्ट पर प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गुआम और ताइवान के बॉर्डर पर रहस्यमय जापानीज ट्रायंगल है, जिसे ड्रैगन्स ट्रायंगल कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां ऐसी घटनाएं हुई जिसे समझाया नहीं जा सकता और जो एक्सपर्ट्स और लोगों को हैरान करती हैं। यहाँ का आसमान अजीबोगरीब रोशनी से भरा है। यहाँ की हवा में शिप्स और एयरक्राफ्ट्स गायब हो जाती हैं। मछुआरों से लेकर कमर्शियल पायलट्स तक कई आई विटनेसेस ने अनजान उड़ने वाली चीजों और आसमान में अजीबोगरीब हरकतों को देखने के अपने भयानक एक्सपीरियंसेस को बताया। इन सब के पीछे कुछ लोगों को गहरे समुंदर में अनजान स्थिति वजह लगती है, लेकिन कुछ लोगों को इससे भी ज्यादा किसी दूसरी बात पर शक है, जिनको लगता है कि शायद पानी के नीचे एलियंस का कोई सीक्रेट बेस है। ड्रैगन्स ट्रायंगल के राज की शुरुआत 18वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई, जब उस वक्त के अलग अलग जापानी ग्रंथों और आर्ट वर्क्स में रहस्यमय जहाज के साथ एनकाउंटर को रिकॉर्ड किया गया। जहाज के अंदर रहने वाले इंसान को एक रहस्यमयी महिला के रूप में पेश किया गया, जिसके चेहरे पर कुछ अजीब सी खासियत थी और जो एक अजीब सा बक्सा पकड़े हुए थी। उस बक्से को वो छोड़ना नहीं चाहती थी। उस समय के कई अलग अलग आर्टिस्ट के आर्टिस्टिक पेशकश में जहाज़ों को किनारे पर बहते हुए दिखाया गया है। इसका खास डिज़ाइन ट्रेडिशनल जापानीज लैंडस्केप के बैकड्रॉप के खिलाफ खड़ा देखा जा सकता है, जबकि कहानी को जापानी लोक कथाओं में मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन घटना मानी गई। ये सिर्फ 1858 में ही था, जब जापान ने सदियों के आइसोलेशन के बाद दुनिया के लिए अपने बॉर्डर्स को खोला। तब दुनिया भर के सेलर्स ने अजीब जहाज की ड्राइंग और समुद्र में देखी गई घटना के बीच कड़ी जोड़ने की कोशिश की। जापान ने 1858 में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हैरिस संधि पर साइन किया, जिसने जापान की बॉर्डर्स को दुनिया के लिए खोल दिया। लगभग इसी समय ड्रैगन्स ट्रायंगल के समुद्र में अजीब ढंग से भूतिया जहाज़ों के देखे जाने की डरावनी कहानियों ने लोगों के दिलों में घर कर लिया। ये भयानक जहाज अक्सर पूरी तरह से खाली पाए जाते, कभी कभी तो ये गवाहों के सामने ही गायब हो जाते। किंग जॉर्ज 5 ऐसे कई लोगों में से एक थे जिन्होंने ऐसे ही एक भूतिया जहाज को देखा था। 11 जुलाई 1881 को ब्रिटिश वॉरशिप HMS बकांटी पर सवार होकर प्रिंस जॉर्ज ने ट्रायंगल के सबसे गहरे क्षेत्र में सूर्योदय से ठीक पहले पानी पर चमकते हुए फ्लाइंग डचमैन का सामना किया।
20वीं सदी के आखिर तक जहां गोस्ट शिप्स के दिखने की घटनाएं कम हुई, वहीं इस एरिया में जहाज़ों और एयरक्राफ्ट्स के लापता होने की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि क्या ये रहस्यमयी गायब होने की घटनाएं वाकई ड्रैगन्स ट्रायंगल की गहराई में सीक्रेट बेस में रहने वाले एलियंस की वजह से होती है। 20वीं सदी में ड्रैगन्स ट्रायंगल में यूएफओ या यूएसओ के देखे जाने की संख्या बढ़ी। अमेलिया ईयरहार्ट का रहस्यमय ढंग से गायब होना ड्रैगन्स ट्रायंगल में होने वाले पहले मामलों में से एक था, जो दुनिया भर में बड़े पैमाने पर फेमस हुआ। 2 जुलाई 1937 को अमेलिया ड्रैगन्स ट्रायंगल पर अपने वर्ल्ड टूर के आखिरी सफर को पूरा कर रहा था, लेकिन वो फिर कभी नहीं दिखा। कई खोज प्रयासों और काउंटलेस थियोरीज के बावजूद समुद्र में दुर्घटना से लेकर एक रिमोट आइलैंड पर फंसे होने तक उसका लापता होना अनसुलझा ही रहा। 18 मार्च 1965 को 43 वर्षीय कैप्टन योशिहारो हनाबा ने बताया कि एक अनआइडेंटिफाइड आयताकार स्पेसक्राफ्ट ट्रायंगल के ऊपर से उड़ते वक्त उनके प्लेन की ओर आया। तब कैप्टन ने क्राफ्ट से टकराव से बचने के लिए लगभग 500 मील प्रति घंटे की स्पीड से 60 डिग्री में क्राफ्ट को मोड़ लिया, लेकिन वो क्राफ्ट अचानक रुक गया और कैप्टन के हवाई जहाज का पीछा करने लगा। कैप्टन को याद है कि क्राफ्ट की लंबाई करीब 50 फीट थी और वो हरी रोशनी बिखेर रहा था। तेहरान और चेन्नई में 2024 में हरी रोशनी बाहर निकालने वाले इसी तरह के यूएफओ को देखा गया, लेकिन जापान में इसे कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा। बाद में उस रात उसी यूएफओ को ओसाका की ओर बढ़ते हुए देखा गया, ड्रैगन्स ट्रायंगल की ओर। फिर 1977 में सोवियत यूनियन के रिकॉनिसेंस डिवीजन ने इस क्षेत्र में यूएसओ और यूएफओ की घटना की जांच करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट को शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाले बड़े नवल शिप्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि ट्रायंगल के आसपास शिप चलते वक्त उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस प्रोजेक्ट में शामिल रशियन यूफोलॉजिस्ट व्लादिमीर अजाजा एक जहाज पर सवार थे। 18 अगस्त 1980 को ओकिनावा की ओर बढ़ते हुए अजाजा ने एक सिलिंड्रिकल मेटालिक टाइप यूएसओ को देखा, जो धीरे धीरे समुद्र से ऊपर उठा और तेजी से आसमान में उड़ गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्राफ्ट मैन मेड नहीं था। ये घटना आज भी एक राज बनी हुई है। इस घटना के ठीक 8 महीने बाद इस क्षेत्र में एक मालवाहक जहाज को चलाने वाले ताइक्योटो मारू ने दूसरे यूएसओ से कांटेक्ट किया। 17 अप्रैल 1981 को 30 मेंबर्स वाले क्रू के साथ शिप चलाते वक्त जहाज अचानक हिल गया, मानो जैसे पानी के नीचे किसी चीज से वो टकरा गया हो। इसके बाद पानी से एक यूएसओ निकला जिसकी लंबाई 50 फीट थी। इसके बाद यूएसओ करीब 15 मिनट तक जहाज के आसपास अजीब तरीके से मंडराता रहा। इस अटैक के दौरान जहाज का सारा कम्युनिकेशन और कांटेक्ट टूट गया। यूएसओ की तेज मूवमेंट से उठी हिंसक लहरों की वजह से जहाज लगभग पलटी और तब कैप्टन ने कहा कि जब जहाज पानी में लौटा तो तकलीफ और बढ़ गई। लेकिन जब उन्होंने घटना के बाद टाइम की जांच की तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने लगभग 15 मिनट गंवा दिए, जबकि यूएसओ के साथ ये एनकाउंटर कुछ घंटों की तरह लग रहा था। 1980 के दशक में कैरोमारू, जो उस समय का सबसे बड़ा जापानीज एग्रीकल्चर फील्ड शिप और सबसे एडवांस नॉटिकल शिप था, उसने 2 अलग अलग मौकों पर यूएफओ और यूएसओ को देखा। 1984 में यूफोलॉजिस्ट मिकियो नोगानोबू ने 9 दूसरे वैज्ञानिकों और 31 मेंबर्स के क्रू के साथ कैरोमारू जहाज के चारों ओर लगभग 24 यूएफओ को चक्कर लगाते हुए देखा। इन यूएफओस को आसमान में लाइट के रूप में डिस्क्राइब किया गया था और थोड़ी देर बाद सभी 24 यूएफओ 3 अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट हो गए और बिना किसी निशान को छोड़े गायब हो गए। आपको बता दें कि 1986 में उसी शिप के क्रू ने पानी में डाइव करने से पहले जहाज के 100 फीट के अंदर एक बड़े सिगार के साइज का यूएफओ देखा था। तो क्या ये एलियंस सेलर्स पर कड़ी नजर रखे हुए थे? और तब से ड्रैगन्स ट्रायंगल बदनाम हुआ। 1989 में द बरमुडा ट्रायंगल के लेखक चार्ल्स बर्लिट्ज ने इस घटना पर रोशनी डालते हुए द ड्रैगन्स ट्रायंगल लिखा
और इसे बरमूडा ट्रायंगल से कहीं ज्यादा खतरनाक बताया। उन्होंने इस क्षेत्र से जुड़ी कई रिपोर्ट्स देखी, जिनमें खास तौर पर शिप्स और एयरक्राफ्ट्स के गायब होने और यूएफओ देखे जाने की रिपोर्ट शामिल थी। अपने रिसर्च में उन्होंने महसूस किया कि शिप या एयरप्लेन पर नेविगेशन कई बार अचानक फेल हो जाते या ट्रायंगल के पास होने पर बहुत गलत रीडिंग देते। उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला कि बोट्स और एयरप्लेन अक्सर कुछ ही सेकंड में अपने रास्ते से बहुत दूर चले जाते। इससे कई लोगों का मानना था कि ये क्षेत्र बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही पृथ्वी के स्पेस टाइम कॉन्टिनम के साथ खिलवाड़ करता है। कई पायलट्स और कैप्टन्स ने ये भी कहा कि उनकी घड़ियों में अचानक वक्त बदल गया, वहीं उनके क्राफ्ट्स रास्ते से भटक गए। 1950 के दशक के आखिर में अमेरिकन ब्रॉडकास्टर और एंटरटेनर आर्थर गॉडफ्रे ने ड्रैगन ट्रायंगल के ऊपर उड़ान भरते वक्त कुछ ऐसा ही और भयानक एक्सपीरियंस किया, जिसकी वजह से उनकी जान जाते जाते बची। उन्होंने बताया कि उन्होंने पानी से एक यूएसओ को निकलते हुए देखा। उनके प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स तभी बंद हो गए। इस दौरान उन्हें सूरज को देख प्लेन को नेविगेट करना पड़ा, क्योंकि उनका कंपास भी तब काम नहीं कर रहा था। जब उनका रडार फिर से काम करने लगा, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे ट्रायंगल पर खास वक्त से चूक गए थे, क्योंकि घड़ियां सचमुच पीछे की ओर मुड़ रही थी। ड्रैगन ट्रायंगल के ऊपर होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं सच में मॉडर्न या नई घटनाएं नहीं है, बल्कि ऐसा सदियों से होता आ रहा है। 13वीं शताब्दी के आखिर में चीन के युआन राजवंश के फाउंडर और पहले सम्राट कुबलई खान ने मंगोल साम्राज्य के विस्तार के लिए जापान की यात्रा की। लगभग 900 शिप्स और 30,000 लोगों की आर्मी के साथ सम्राट के लिए इस लड़ाई में जीत पाना आसान था। लेकिन जैसे ही जहाज ड्रैगन्स ट्रायंगल पर पहुंचा, मौसम से जुड़ी एक अजीब घटना हुई। युआन के इतिहास के अनुसार एक बड़ा तूफान आया और कई वॉरशिप्स चट्टानों पर धराशायी होकर बर्बाद हुई। सुबह तक उसके बेड़े के ज्यादातर शिप्स गायब हुए और 30,000 मजबूत आक्रमण बल में से 13,500 वापस नहीं लौटे। कैंपेन को उसके शासनकाल की सबसे बड़े डिजास्टर में से एक के रूप में मार्क किया गया। ड्रैगन्स ट्रायंगल में लेटेस्ट साइटिंग के बारे में बात करते हुए 1990 में मासानोबु मियोशी नाम के एक मैगजीन एडिटर ने ट्रायंगल के ऊपर उड़ते हुए एक विमान का पीछा करते हुए यूएफओ को देखा। टोक्यो समुद्र तट से 30 मील की दूरी पर उन्होंने एक प्लेन को एक डायरेक्शन में जाते देखा। इसी के साथ एक सफेद रोशनी जेट का बारीकी से पीछा कर रही थी। उनके बयानों के मुताबिक ये क्राफ्ट बहुत तेज स्पीड से सफर करते हुए ऐसे घूम रहा था जैसे कि वो आसमान में W लिख रहा हो। 14 जून 1997 को यूफोलॉजिस्ट जूनिचिरो काटो ने टोक्यो की खाड़ी से 200 गज की दूरी पर एक चमकती हुई डिस्क को कैप्चर किया। उन्होंने भी दावा किया कि यूएफओ 500 मील हर घंटे की स्पीड से सफर कर रहा था और बहुत ही कम समय के बाद गायब हो गया। हाल के दशकों में जापान ने बदलती एनवायरमेंटल कंडीशंस और टेक्नोलॉजी के विकास के नाम पर अपने समुद्री सुरक्षा प्रोटोकॉल को लगातार अपडेट किया। अनप्रेडिक्टेबल वेदर और स्ट्रॉन्ग करंट्स, खासकर ड्रैगन्स ट्रायंगल के लिए जाने जाने वाले क्षेत्रों में ऑपरेटिंग जहाजों को अब सेफ्टी एडवाइजरी ज्यादा औपचारिक रूप से दी जाती है। ड्रैगन्स ट्रायंगल के जरिए हमारा सफर एक ऐसे क्षेत्र का खुलासा करता है जहां इतिहास असाधारण चीजों से जुड़ा हुआ है। कुबलई खान की विनाशकारी यात्रा से लेकर मौजूदा वक्त में यूएफओ देखे जाने तक, ये क्षेत्र लंबे समय से अजीबोगरीब घटनाओं का केंद्र रहा है, जो रियलिटी की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। तो क्या हम वाकई इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हम अपने आसपास और समुद्र को अपनी गैलेक्सी से बहुत दूर मौजूद प्राणियों के साथ शेयर कर रहे हैं? क्या हो अगर इन रहस्यों का असली जवाब हमें प्रशांत महासागर के नीचे से देख रहा हो? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।